अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी तो तमाम देखने और सुनने वालों को एहसन हमाद का सलाम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका होस्ट और दोस्त एहसन हमाद and I very warmly welcome to all of you on my YouTube channel Grand Great Solution। जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब ने हमारे पहले की तमाम वीडियोस अच्छे तरीके से देख लिए हैं। तो दोस्तों चलिए फिर हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर का बकायदा आगाज कर लेते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस को किस तरह से सेटअप करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था सर्वर इंस्टॉलेशन को और उससे पहले हमने देखा था व्हाट इज वर्डप्रेस, कि वर्डप्रेस क्या होता है और मैं आपको वर्डप्रेस ही क्यों रेकमेंड करता हूँ। और फिर उसमें ही हमने देखा था CMS क्या होता है। और लास्ट टाइम जो हमने सर्वर को इंस्टॉल किया था वो XAMPP था और मैंने आपको वहां पर बताया था कि आपने XAMPP के कंट्रोल पैनल में जा करके क्या क्या करना है। हमने XAMPP के कंट्रोल पैनल में जा करके हमेशा दो चीजों को स्टार्ट करना है, एक है अपाचे और दूसरा है माइस्क्ल, क्योंकि अपाचे की मदद से हम वर्डप्रेस में यूज होने वाले PHP के कोड को रन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम पर्ल के भी कोड को रन कर सकते हैं, जबकि माइस्क्ल की मदद से हम वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन दोनों को यानी कि अपाचे और माइस्क्ल दोनों को स्टार्ट करना है जब भी हमने लोकली तौर पर वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है। तो आज की हम इस वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। हम अपनी आज की इस वीडियो का बकायदा आगाज एक खूबसूरत शेर के साथ करते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो चलिए हम अपने आज के इस वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। जो आज की इस वीडियो के की पॉइंट्स हैं उनमें हम सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वर्डप्रेस को डिस्कस करेंगे कि वर्डप्रेस है क्या। हमने अपनी पहली वीडियो में वर्डप्रेस के बारे में एक अच्छा खासा डिस्कशन किया है। इस वीडियो में हम वर्डप्रेस के बारे में सिर्फ ब्रीफ इंट्रो ही लेंगे और उसके बाद हम वर्डप्रेस को HTTP डॉक्स वाले फोल्डर में लेकर जाएंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम वर्डप्रेस को किस तरह से डाउनलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, कहां से डाउनलोड करेंगे। वर्डप्रेस को HTTP डॉक्स वाले फोल्डर में लेके जाने के बाद हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम वर्डप्रेस के ब्रीफ इंट्रो की बात करते हैं। अगर हम वर्डप्रेस के ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करें तो वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको डिफरेंट वेबसाइट के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्डप्रेस में हम डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं, मतलब ये कि हम इसमें कुछ भी करेंगे, कोई भी पिक्चर या कोई भी प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं वो सब कुछ किसी भी किस्म के कोड के बगैर अपलोड होगा। मतलब ये कि वर्डप्रेस में हर किस्म की वेबसाइट हर किस्म के कोड के बगैर ही बनती है, यानी हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए किसी भी कोड की जरूरत नहीं होती। डायनामिक वेबसाइट को बनाने के लिए वर्डप्रेस PHP और डेटाबेस को इस्तेमाल करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स को महफूज करने के लिए, जैसा कि फोटोज, इमेजेस और PDF फाइल्स वगैरह को सेव करने के लिए वर्डप्रेस PHP और डेटाबेस को यूज करता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पर इंस्टॉल करने की, कि हम वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पर इंस्टॉल कैसे करेंगे। वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पर इंस्टॉल करने से पहले हर बार XAMPP सर्वर के कंट्रोल पैनल में जा करके अपाचे और माइस्क्ल दोनों को हमेशा स्टार्ट करना होगा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो इन दोनों को स्टार्ट कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोस्तों इन दोनों को स्टार्ट करने के तकरीबन 2 से 3 तरीके एग्जिस्ट करते हैं। पहला ये कि हम इस XAMPP सर्वर के कंट्रोल पैनल की ऐप में जा करके यानी कि अपाचे और माइस्क्ल को स्टार्ट करें। और दूसरा तरीका ये कि हमने जहां पर XAMPP को इंस्टॉल किया होगा आप वहां पर उस फोल्डर में जाएं, यानी XAMPP सर्वर के फोल्डर में जाएं और फिर वहां से XAMPP control.exe वाले ऑप्शन को सर्च करें। फिर उस ऑप्शन पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे
तो हमारे पास XAMPP सर्वर का कंट्रोल पैनल आ जाएगा, जिसमें हमने अपाचे और माइस्क्वेल दोनों को स्टार्ट करना होगा। तो चलिए मैं आपको अब इन दोनों तरीकों से ये सब कुछ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको XAMPP सर्वर के कंट्रोल पैनल की ऐप की तरफ लेकर चलता हूँ। मैं यहाँ पर XAMPP सर्वर के कंट्रोल पैनल की ऐप को सर्च करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे ही मैं XA लिखता हूँ तो मेरे सामने XAMPP कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आ जाता है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने XAMPP कंट्रोल पैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरह का कुछ लेआउट ओपन हो गया। XAMPP का कंट्रोल पैनल कुछ इस तरह से ओपन हो गया। अब मैंने इसमें से अपाचे और माइस्क्वेल दोनों को स्टार्ट करना है। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें इस स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अलावा हम दूसरा ऑप्शन डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक दूसरा तरीका है कि मैं अब XAMPP के फोल्डर में जाऊं जहां पर मैंने इसको इंस्टॉल किया है और फिर इसके फोल्डर में जाकर के XAMPP control.exe को सर्च करूं। जैसे ही मैं ये XAMPP का फोल्डर ओपन करता हूं तो मेरे सामने कुछ ये फोल्डर्स ओपन हो जाते हैं, कुछ इस तरह के फोल्डर्स आ जाते हैं। अब मैंने इसमें से सर्च करना है XAMPP control.exe। ये XAMPP control.exe वाला ऑप्शन हमें इस फोल्डर में बिल्कुल ठीक नीचे वाले ऑप्शंस में से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि XAMPP कंट्रोल का ऑप्शन ये हमारे पास ये मौजूद है। यहाँ पर हमें ऑप्शन XAMPP कंट्रोल का मिल गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शन इस XAMPP के फोल्डर में बिल्कुल ठीक नीचे वाले ऑप्शंस में मिलेगा। तो जैसे ही मैं इस पर राइट क्लिक करके या फिर ओपन करता हूँ या फिर इस पर डबल लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने दोबारा XAMPP का उस तरह का ऑप्शन आ गया है, उस तरह का पैनल आ गया है। आप देख सकते हैं कि XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। अब मैंने इसमें से वही वाले दो ऑप्शन अपाचे और माइस्क्वेल दोनों को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए हमें इन स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये अपाचे और माइस्क्वेल दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। ये दोनों ग्रीन हो जाने चाहिए। अगर ये ग्रीन नहीं होता तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इन दोनों ऑप्शंस का ग्रीन होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा एक तीसरा तरीका है, जैसे ही आप अपने डेस्कटॉप के बॉटम की तरफ चलते हैं तो आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन आ जाता है जिसपे लिखा होता है शो हिडन आइकन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास XAMPP के दो ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा से इस तरह का लेआउट ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं आप इसमें से अपाचे और माइस्क्वेल दोनों को स्टार्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों ऑप्शंस ग्रीन हो चुके हैं और मेरा अपाचे और माइस्क्वेल सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। तो दोस्तों ये दोनों चीजें हमेशा स्टार्ट होनी चाहिए। जब भी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हो तब ये दोनों चीजें स्टार्ट होनी चाहिए। और दोस्तों इन दोनों का स्टार्ट होते ही ग्रीन हो जाना चाहिए। अगर ये दोनों ग्रीन नहीं होते या फिर इनमें से कोई एक भी ग्रीन नहीं होता तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है और इनके ग्रीन ना होने की वजह से हम वर्डप्रेस में वेबसाइट भी नहीं बना सकेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपाचे PHP के कोड को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है और माइस्क्वेल हमें डेटाबेस को बनाने में मदद करता है। तो ये अगर दोनों ग्रीन नहीं होंगे तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इन दोनों ऑप्शंस को स्टार्ट होते ही ग्रीन हो जाना चाहिए जब भी आपने काम करना है। जब भी आपने काम करना है तो इन दोनों को लाजमी स्टार्ट करना है। आपने XAMPP कंट्रोल पैनल में आकर इन दोनों को लाजमी स्टार्ट करना है, जरूर स्टार्ट करना है जब भी आपने प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है तब। तो दोस्तों अगर आप ये चीज देखना चाहते हैं कि जो हमने XAMPP को स्टार्ट किया है यानी कि इसमें जो अपाचे और माइस्क्वेल को स्टार्ट किया है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हुए कि नहीं, तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपाचे और माइस्क्वेल दोनों को XAMPP सर्वर में स्टार्ट करना है और फिर किसी भी ब्राउजर में जाकर इसके ऊपर वाले सर्च ऑप्शन में सिर्फ लोकल होस्ट को टाइप करना है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं किसी भी ब्राउजर में जाकर एक नई टैब को ओपन करता हूँ। इस वाले सर्च बार में लिखता हूँ लोकल होस्ट। जैसे ही मैं इस सर्च वाले ऑप्शन में सिर्फ लोकल होस्ट को टाइप करके एंटर करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये स्क्रीन आपके सामने आ जाती है तो समझ लीजिएगा कि आपका XAMPP सर्वर मुकम्मल तौर पर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है और इसके दोनों ऑप्शंस यानी कि अपाचे और माइस्क्वेल दोनों अच्छे तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं।
इसके अलावा ये जो न्यू विंडो हमारे पास ओपन हुई है, ये हमें हमारे XAMPP का वर्जन भी बता रही है, जो कि हमने लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड किया था, जो कि था 8.2.12। दोस्तों, जब भी आप वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाने के लिए जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले हमेशा एक न्यू डेटाबेस को क्रिएट करना है, क्योंकि वर्डप्रेस में हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं या फिर जो भी वेबसाइट बनाएंगे वो डायनामिक होगी। तो डायनामिक वेबसाइट को बनाने के लिए डेटाबेस को क्रिएट करना जरूरी है। तो दोस्तों, हम इसलिए सबसे पहले हमेशा डेटाबेस को क्रिएट करेंगे जब भी वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। तो यहाँ पर जो डेटाबेस यूज होता है वो माइस्किल है, और माइस्किल को हमने देखा कि हम इसको किस तरह से स्टार्ट करेंगे और डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसको हम देखते हैं। ये डाउनलोड वाले ऑप्शन में हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस 6.7.1 ये डाउनलोड हो चुका है हमारे पास। अब हमारा ये प्रोसेस है कि हमने यहाँ से इसको कॉपी करना है। जैसे ही आप इसको कॉपी करेंगे तो आपने इसको लेकर जाना है जहाँ पर आपके XAMPP का फोल्डर होगा, वहां पर उसके अंदर htdocs के फोल्डर में जा करके इसको पेस्ट कर देना है। दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, तो अब मैं चलता हूँ XAMPP के फोल्डर की तरफ, जो कि मैंने डाटा डी में बनाया था। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ दोस्तों, जैसे ही मैंने डी ड्राइव को ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि XAMPP सर्वर का फोल्डर XAMPP के नाम से बना हुआ है। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये फोल्डर हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। तो अब हमने यहाँ पर ये काम करना है कि हमने htdocs के फोल्डर को लोकेट करके ओपन करके वहां पर अपने वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर को पेस्ट करना है। तो उसके लिए आप दो तरह के प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर htdocs वाले फोल्डर को सर्च कर लें, या फिर आप अपने फोल्डर को मैन्युअली तौर पर सर्च करें। आप देख रहे हैं कि ये फोल्डर हमारे पास htdocs वाला फोल्डर है। ये फोल्डर हमारे पास XAMPP सर्वर के फोल्डर के ये फोल्डर हमारे पास XAMPP सर्वर वाले फोल्डर में छठे नंबर पे मौजूद है। दोस्तों, जैसे ही अब मैं इस फोल्डर पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें हमारे पास कुछ फोल्डर्स हैं, कुछ आइकन्स हैं और कुछ एप्लीकेशंस वगैरह हैं। तो अब हमने इसमें अपने वर्डप्रेस को पेस्ट कर देना है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने वर्डप्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब ये ध्यान रहे कि आपने htdocs में कब कब आना है। आपने इसमें तब तब आना है जब भी आप कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, यानी कि जब भी आप कोई एक न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएंगे, चाहे वो आप अपने लिए बनाएं या फिर आप अपने किसी भी क्लाइंट के लिए बनाएं, तब तब आपने इस htdocs में आना है। जब भी आप कोई भी न्यू वेबसाइट बनाएंगे, तब आपको हर बार यहाँ पर आकर के इस वर्डप्रेस वाले फोल्डर के सॉफ्टवेयर को सेटअप करना होगा, हर बार कॉन्फ़िगर करना होगा। जब भी आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब तब आपने ये प्रोसेस को इख्तियार करना है। वर्डप्रेस को सेटअप करने और कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने हर बार इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पर ही इसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना होगा, और यहाँ पर इसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने अपने इस सॉफ्टवेयर पर आकर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रैक्ट हेयर वाला ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इस शो मोड ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हेयर, तो आपके पास इस तरह का वर्डप्रेस का फोल्डर आ जाएगा, या आपको ये फोल्डर ऊपर वाले फोल्डर में कहीं मिलेगा, या फिर ये सबसे नीचे एक्सट्रैक्ट हुआ आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया तो ये वर्डप्रेस के नाम का एक फोल्डर मेरे पास आ गया। अब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, और जो चाहे वो आप नाम इसको दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बेहतर है कि आप इसको वही नाम दें जिस नाम से आपका प्रोजेक्ट है, यानी अपने प्रोजेक्ट के नाम पर ही इस फोल्डर का नाम रखें। मेरे कहने का मतलब, जिस नाम से आप वेबसाइट बना रहे हैं उसी नाम से अपने फोल्डर को यहाँ पर बनाएं, उसी के नाम से आप इस नाम को रीनेम करें। अब मैं इस फोल्डर को यूनिक बनाने के लिए रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पर अभी मैं इसको रीनेम करने के लिए लिख देता हूँ ट्रायल बेस। जैसे ही मैंने इसको लिख कर एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि ये फोल्डर अब मेरी रिक्वायरमेंट वाले नेम के अकॉर्डिंगली रीनेम हो चुका है। दोस्तों, ये जो ट्रायल बेस है ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम होगा। तो दोस्तों, इस फोल्डर का जो है वो बाद में यूज होगा जब भी मैं इसको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए सेटअप करूंगा। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हम वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड करने के बाद इसको htdocs वाले फोल्डर में
जो कि XAMPP का ही एक फ़ोल्डर है, उसमें किस तरीके से लेकर आएँगे और फिर हमने देखा कि इसको एचडी डॉक्स में लाने के बाद का सेटअप क्या होगा और वो हमें कब-कब करना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम डेटाबेस को देखते हैं कि वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। और दोस्तों, जब भी हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है तो हमें तब इस वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट भी करना होगा और उसको इंस्टॉल भी। और जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तब उस वक्त डेटाबेस का इस्तेमाल होगा। तो इसलिए हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले एक डेटाबेस को बनाना होगा और हम डेटाबेस को भी तभी बनाएंगे जब हमने वर्डप्रेस को वेबसाइट बनाने के लिए इंस्टॉल करना है। तो चलिए हम सबसे पहले डेटाबेस को बनाते हैं। डेटाबेस को बनाने के लिए हम किसी भी किस्म के ब्राउज़र को इस्तेमाल करेंगे। मैं फिलवक्त के लिए क्रोम ब्राउज़र को इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ही मैं इस न्यू टैब वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने की कुछ इस तरह की न्यू टैब ओपन हो जाती है। मैं अब इस सर्च बार में जाकर लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश php my admin। लोकल होस्ट स्लैश php my admin। दोस्तों, जैसे ही आप लोकल होस्ट php my admin को लिखकर एंटर करेंगे तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब दोस्तों, तो जैसा कि हमने पहले बात की कि हम सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, तो ये जो इंटरफेस हमारे सामने ओपन हुआ है इसमें हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आप जैसा कि देख रहे हैं कि आपको टॉप राइट कॉर्नर पर डेटाबेस का ऑप्शन नजर आएगा। ये लिखा है डेटाबेस। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब यहाँ से हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है क्रिएट डेटाबेस, यानी डेटाबेस को क्रिएट करें। लेकिन दोस्तों, ये इंटरफेस आपके सामने तभी ओपन होगा जब आपके XAMPP सर्वर के अंदर अपाचे और MySQL दोनों स्टार्ट होंगे। अगर वो दोनों स्टार्ट नहीं होते तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा, बल्कि आपके सामने किसी किस्म का एरर आ जाएगा अगर आपके XAMPP सर्वर के अंदर अपाचे और MySQL दोनों चीजें स्टार्ट नहीं है। दोस्तों, आप डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर डेटाबेस का नेम देंगे। यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हैं, कोई भी नाम पुट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आप यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए तब आएंगे जब आपने वर्डप्रेस को वेबसाइट बनाने के लिए इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वर्डप्रेस एक डायनामिक वेबसाइट बनाता है और डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए वो डेटाबेस का यूज करता है। तो इसलिए जब भी आपने कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए न्यू प्रोजेक्ट बनाना होगा तब आप यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कोई भी नेम को पुट कर देते हैं। फिर वक्त मैं यहाँ पर वही नाम पुट कर देता हूँ जो मैंने अभी वर्डप्रेस को जब एक्सट्रैक्ट किया था तो उसका जो फोल्डर बना था और उस फोल्डर को मैंने जो नाम दिया था वही नाम मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। मैंने फोल्डर को नाम दिया था ट्रायल बेस। तो अब मैंने यहाँ पर ट्रायल बेस को पुट कर दिया है। दोस्तों, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं जब भी आप डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हो, लेकिन याद रहे कि आपने इसमें नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लिखना, लेकिन आप अंडरस्कोर वाले साइन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इस तरह के साइन को यूज कर सकते हैं। आप अल्फाबेट को यूज कर सकते हैं। आपके डेटाबेस का नाम अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रायलिस्ट लिखा है तो अब मैं यहाँ इस क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर ट्रायबेस के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, बस इतना सा प्रोसेस है डेटाबेस को क्रिएट करने का। दोस्तों, अब ये डेटाबेस वाला नाम वहां पर यूज होगा जब मैं वर्डप्रेस को वेबसाइट बनाने के लिए इंस्टॉल यानी कि उसको सेटअप करूंगा। तो दोस्तों, इसके नाम को मैं कहीं पर भी रख लेता हूँ। मैं इसके नाम को अपनी एक्सेल शीट में रख लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसके नाम को पेस्ट कर देता हूँ ट्रायल बेस के नाम से। यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ कि डेटाबेस। तो दोस्तों, ये हमने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया है। तो अब हम वर्डप्रेस को वेबसाइट बनाने के लिए इंस्टॉल करते हैं यानी कि सेटअप करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थी वर्डप्रेस के बारे में जिसमें हमने सबसे पहले वर्डप्रेस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की कि वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, हम वर्डप्रेस को क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम वर्डप्रेस को htdocs वाले फोल्डर के अंदर लेकर गए और उसके बाद हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए डेटाबेस को क्रिएट करना सीखा।
डेटाबेस से रिलेटेड हमने डिफरेंट ऑप्शंस को देखा कि वो क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी भी किस्म के स्किल सेट को अच्छे तरीके से बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत ही जल्द अपने इस YouTube चैनल पर बहुत सी स्किल सेट से रिलेटेड डिफरेंट ट्यूटोरियल लेक्चर्स को अपलोड करेंगे जो कि बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक के होंगे। तो जैसा कि आप सब ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, किसी भी कोर्स या फिर स्किल सेट को अच्छे तरीके से प्रोफेशनली समझने के लिए उस कोर्स या फिर स्किल सेट से रिलेटेड तमाम तर सब्जेक्ट्स या फिर उससे रिलेटेड तमाम तर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अपनी बहुत ही ज्यादा अहमियत और वैल्यू रखते हैं। तो फिर दोस्तों, जैसा कि हमारा ये चैनल ही डिफरेंट स्किल सेट से रिलेटेड है, तो हम हर स्किल सेट में मौजूद डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की ना सिर्फ डीपली स्टडी करेंगे बल्कि हर सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से लर्न करेंगे, सीखेंगे। हमारे इस चैनल पर हर सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकली भी सिखाया जाएगा और थ्योरेटिकली भी। हर चीज को हम प्रोफेशनल लेवल तक सीखेंगे ताकि आप कहीं पर भी जाकर के प्रोफेशनली काम कर सकें और आपको कहीं पर भी किसी भी स्किल सेट में कभी भी मार ना पड़े। तो इसलिए दोस्तों, आप सब हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर वीडियो जो आप देखें और आपको अच्छी लगे और आप उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करें तो उस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा इसी तरह के एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में या फिर कोर्सेज की वीडियो सीरीज के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।